हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको भूगोल का थर्ड लेसन अपवाह के बारे में बताने जा रही हूँ। भूगोल में अपवाह शब्द का प्रयोग किसी नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। किसी नदी तंत्र द्वारा जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो जल ग्रहण किया जाता है उस क्षेत्र से संबंधित नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहते हैं। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या किसी महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक के अंतर्गत वर्षा जल का विभाजन करने वाली पर्वत श्रेणियां और पठार आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की मानी जाती है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी है। अपवाह के प्रतिरूप भी होते हैं। अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप को निर्मित करते हैं जो उस क्षेत्र की भूमि को ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं और अर्धस्थ शैल संरचना पर आधारित होते हैं। अपवाह प्रतिरूप को कई भागों में बांट जा सकता है, जैसे कि द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप और अरी अपवाह प्रतिरूप। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तृत ढंग से बताते हैं। द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? जब धाराएं किसी स्थल भूस्थल के ढाल के अनुरूप बहती हैं तब द्रुमाकृतिक प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा इनकी सहायक नदियों के एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होते हैं। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। तीसरा विभाजन है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। यह प्रतिरूप प्रबल संधित शैली भूभाग पर विकसित होता है। चौथा अपवाह होता है, उसका प्रतिरूप है अरीय अपवाह प्रतिरूप। यह प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाएं धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगती हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि ये अपवाह प्रतिरूप एक ही अपवाह द्रोणी में मिल सकते हैं। भारत में अपवाह तंत्र के कई भौगोलिक आकृतियां हैं जिसे हम दो प्रकारों से विभक्त कर सकते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से अलग हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर जल भरा रहता है और इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से भी पिघलने वाले बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों से पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण किया जाता है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती हैं और अपने मार्ग के ऊपरी मार्ग से तेज अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं, बहा कर ले जाती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर, झील अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण भी करती हैं। इस प्रकार से देखिए, ये चित्र आप देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग और गोखुर झील, निचला भाग, विसर्प, ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है। अपने साथ प्रायद्वीप की अधिकतर नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा के जल पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं हिमालय की नदियाँ। सिंधु घाटी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। क्योंकि ये मौसमी होती हैं, नदियाँ लंबी हैं, अनेक महत्वपूर्ण और अनेक बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान कहा जाता है। यह नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम दिशा में बहती है। भारत में इसका प्रवेश जम्मू कश्मीर से होता है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बलूचिस्तान और गिलगिट में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बसे बाहर निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिठानकोट जो पाकिस्तान में है वहाँ पर जाकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर ही है। सिंधु नदी का यह अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु द्रोणी के 1/3 से अधिक हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अपवाह क्षेत्र में है और शेष भाग पाकिस्तान में है। दोनों देशों ने जल विवाद से बचने के लिए सन 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आगे हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी अपनी जल प्रणाली और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, सबसे बड़ी नदी है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियां आकर मिल जाती हैं। ये सभी सहायक नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी का उद्गम नेपाल में हिमालय से हुआ है। यमुना, इलाहाबाद जो आज प्रयागराज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती हैं। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप इस चित्र को देखिए, भारत की मुख्य नदियाँ और झीलें हैं और इनको समझने का प्रयास कीजिए। प्रायद्वीपीय उच्च नदी से गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और सोन सम्मिलित हैं। ये नदियाँ अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इन नदियों की लंबाई कम होने के साथ साथ इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के जल के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर पर दिशा फरक्का जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ तक बहती है। फरक्का गंगा नदी डेल्टा का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु है। गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के इस संगम को समुद्र से विलीन होने से पूर्व मेघना के नाम से जाना जाता है। अंततः इन नदियों की विशाल जलराशि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के पास चेमंगडुंग हिमनद से हुआ है। यह स्रोत सिंधु और सतलज नदी के स्रोतों के पास है। ये सबसे बड़ी नदियों में से ब्रह्मपुत्र का अपना एक अलग ही स्थान है। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग भारतीय सीमा से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर पूर्व दिशा से बहती है और तिब्बत स्थित नामक बरवा शिखर के पास पहुंचकर वह अंग्रेजी के
यू टर्न यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। यहाँ पर वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज महाखंड के द्वारा प्रवेश करती है। इसे यहाँ दिहांग कहा जाता है। दिबांग, लोहित, कलुषा, कनुला इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। दिहांग, लोहित, कैनुला इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये बड़ी नदियां अन्य सहायक नदियों के समीप मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बनकर गुम्फित नदी के रूप में भी प्रवाहित होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकांश प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व दिशा की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा एवं तापी से दो बड़ी नदियाँ हैं। नर्मदा एवं तापी दो ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य द्रोणियाँ कई भाग में बटी हुई हैं, जैसे नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी, कावेरी द्रोणी इत्यादि। नर्मदा द्रोणी के बारे में चलिए आज हम जानते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के समीप है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम से यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों को निर्मित करती है। जबलपुर के समीप संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरी गाज से बहती है। वहां धुआंधार प्रपात निर्मित करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकांश समकोण पर अधिक धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत। आगे हम पढ़ते हैं तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से हुआ है। यह भी नर्मदा के ही समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार हैं। अब हम पढ़ते हैं गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट पर ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसको द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा इत्यादि। है पृथ्वी की सतह की गर्त वाले हिस्सों में जहाँ जल एकत्रित हो जाता है वह झील बन जाता है। विशाल आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे
कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरब सागर इत्यादि। अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं और कुछ उसमें से वर्षा ऋतु में ही उनमें पानी। भारत में बहुत सी झीलें ऐसी हैं जो एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में विभिन्न होती हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलों का निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील का विसर्प आकार वाली नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। लैगून झील है जो स्पिट और बार या रोचिका द्वारा लैगून का निर्माण होता है। स्पिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरती का कुछ हिस्सा समुद्र में चला जाता है। चिल्का झील, ओडिशा पुलकेट झील और कोलेरू झील इस प्रकार की ये लैगून झील के ही उदाहरण हैं। मौसमी झीलें होती हैं जो अंतर्देशीय भागों में कभी कभी मौसमी होती हैं, जिसमें राजस्थान के सांभर झील इसका मुख्य उदाहरण है। यह एक लवड़ी झील होती है और इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय से में है। इसका निर्माण मुख्यतः हिमानी द्वारा हुआ है। हिमानियों या हिमनदी द्वारा गहरी द्रोणी बनाने पर इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है और बाद में हिम पिघलने पर ये द्रोणियाँ भर जाती हैं। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर स्थित बुलर झील भी भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील है। कुछ मानव निर्मित कृत्रिम झील होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित झील को मानवकृत निर्मित झील कहते हैं, बनाई जाती हैं। झीलों का महत्व। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्व है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा इनके अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए ये अनिवार्य हैं। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ ये अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहीं सिंचाई, नौ परिवहन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता बहुत प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है। तो हमें उसके प्रदूषण को रोकथाम करनी चाहिए और उसमें कचरा तो इस प्रकार बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन अधूरा है। और जो फैक्ट्रियों से पानी नदियों में जाता है, इसके लिए भी हमें रोकथाम करनी चाहिए।